तो मैं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है और यह क्लास नंबर 4 है। ये जो क्लास है आपको टॉपिक वाइज है, इसमें सभी टॉपिक कवर किएंगे। एक एक टॉपिक से आपको 20 MCQ के माध्यम से हमारे द्वारा ये क्लासेस कराई जा रही है। अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया, फिर इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी वाला जो टॉपिक है वो कवर किया गया है। ऑप्टिकल गायनोकोलॉजिस्ट के जो क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम है वो सारे टॉपिक इसमें, सारे जो टॉपिक हैं लगभग कवर किए गए हैं। ठीक है, क्लासेस को आपको देखना है, टॉपिक वाइज आपको इसमें एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन कराए गए हैं। और पोषण एवं स्वास्थ्य से बात करें तो आपका जो एग्जाम है इसमें 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से मिलेंगे देखने को, और साथ ही आपको इन सभी एमसीक्यू का डिटेल भी बताया जाएगा। ऑप्शन का जो है, ऑप्शन ए बी सी डी जो रहेंगे इनके डिटेल भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए डेली महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आते हैं। ठीक, और इसमें अगर बात करें इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ जो कि एकदम फ्री है, आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में आप पीडीएफ निकलवा के उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, पोषण एवं स्वास्थ्य की एक 500 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो जिन माताओं बहन को पीडीएफ चाहिए वो लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके पूरे क्वेश्चन उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉमन डिजीज का है, तो कॉमन डिजीज के इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो हैजा, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, डायरिया और तपेदिक यानी कि टीबी, इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है। ठीक है, इन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक रोग है जो संचारी रोग नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दस्त जो है यह संचारी रोग नहीं है। बाकी एक्समा यानी कि टीबी हो गया, छोटी माता हो गई, और हैजा जो है ये सारे संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। एक साइड आपको रोग का नाम है और एक साइड फैलाव की विधि, यानी किस तरीके से फैलता है। तो इधर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैजा की बात की जा रही है। हैजा जो है भोजन और पानी से, यानी दूषित भोजन और दूषित पानी से हैजा फैलता है। आंत्र ज्वर की बात करें, भोजन और पानी से यह भी फैलता है। हेपेटाइटिस, ये पीलिया नहीं दोस्तों, हेपेटाइटिस नहीं, जॉइंडिस इसे बोलते हैं, पीलिया को जॉइंडिस बोलते हैं, और यह भोजन और पानी के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर इसमें इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है हवा से, हवा के माध्यम से फैलता है। तपेदिक यानी टीबी, यह भी हवा से हवा। मलेरिया, मच्छर, जो कि आप सभी को पता होगा, एप्लिक जो मच्छर होती है उसके द्वारा जो मलेरिया है वो फैलता है। ठीक है, फिर धनु स्तंभ की बात करें, काटने या घाव का धूल या लोहे के संपर्क में आने से धनु स्तंभ होता है। पोलियो की बात करें, भोजन और पानी की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू हवा से हवा में फैलता है। ठीक है, फिर छोटी माता की बात करें, यहाँ भी हवा से हवा या संपर्क में आने से होता है। जो रोगी है अगर उसके संपर्क में आ जाते हैं तो भी यह रोग फैलता है, छोटी माता। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्टुसिस जो है काली खांसी, यह एक संचारी रोग है। बाकी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और क्वासियोरका जो है, क्वासियोरकर आपको प्रोटीन की कमी से, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से, बॉडी में इंसुलिन जब कमी हो जाती है तब मधुमेह होता है, जिसे शुगर बोलते हैं। और उच्च रक्तचाप की बात करें यानी बीपी, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, और पर्टुसिस यानी काली खांसी, यह बस आपको संचारी रोग है, एक दूसरे से मतलब फैल जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे जो रोग हैं संचारी रोग नहीं होते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करें, पर्टुसिस को काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है। यह जीवाणु बार्डेटेला, यानी जीवाणु का नाम क्या होता है, तो बार्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। ठीक, जीवाणु का जो नाम है बार्डेटेला पर्टुसिस, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया गया है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है उसका संचार किसके द्वारा होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है उसके द्वारा यह फैलता है। ठीक है, फाइलेरिया। फिर इसमें आगे बात करें, मादा क्यूलेक्स मच्छर वेस्ट नील फीवर, जापानी लाइटिस जो होता है उसके वाहक है। ठीक, यह जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है उसका भी वाहक है यही मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, नर एनेफ्लीज यह कोई रोग नहीं फैलाता है, वहीं मादा एनेफ्लीज जो है यह मलेरिया का वाहक होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो टीकाकरण है इसके माध्यम से किस बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए की बात करें, पोलियो, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एनीमिया जो है इसके लिए कोई टीका नहीं है। बाकी पोलियो, खसरा और डिप्थीरिया इन तीनों के लिए टीका बनाया गया है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, यह एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब आपके रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जो है आपके रक्त में पर्याप्त आरबीसी नहीं होती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एचबी जिसे बोलते हैं, तो फिर यह एनीमिया की शिकायत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि डैश डैश घातक तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है, यानी कौन सा इसमें है जो तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो होता है, यह जो मलेरिया है उसका रोगजनक का वाहक होता है। ठीक है, कौन, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। तो ये मलेरिया का जो वाहक होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम
फॉल्सीपेरम इसका नाम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 2 से 12 महीने के बच्चे में कौन सी श्वसन दर निमोनिया का सूचक हो सकती है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। 50 पर मिनट से अधिक अगर दर है श्वसन की तो फिर यह जो है निमोनिया का सूचक होता है। ठीक है, इसमें आगे बात करें निमोनिया क्या है, तो निमोनिया यह एक फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के पीने से नहीं होता है, यानी कि नहीं होता है। ठीक, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग नहीं होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डिप्थीरिया जो है दूषित पानी पीने से नहीं होता। बात करें डिप्थीरिया है, फिर इसमें अगर बात करें किसकी वजह से फैलता है, तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से फैलता है। 2 से 5 दिन में इसके लक्षण पता चल जाते हैं। इसके रोगी को ड्रॉपलेट इंजेक्शन दिया जाता है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट को, तो गर्दन में नरम ऊतक की सूजन, बैल की गर्दन हो जाती है यानी मोटी हो जाती है गर्दन, और गले में खराश और निगलने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इनका उपयोग जो है वेक्टर के रूप में किया जाता है। ठीक, रोग फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर का मतलब है वाहक। फिर इसमें आगे बात करें, वेक्टर शब्द का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए किया जाता है, यानी कि वाहक होता है वेक्टर का मतलब। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे, डेंगू बुखार किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। ठीक, किस मच्छर से, एडीज मच्छर से। इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो क्यूलेक्स सामान्य घर का मच्छर है और क्यूलेक्स जो है सामान्य घर का मच्छर है और इसे इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों फैलाने के लिए जाना जाता है। क्यूलेक्स जो होता है सामान्य घर का मच्छर है, इससे क्या फैलता है, तो इंसेफ्लाइटिस जो होता है या क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, बच्चों में कुकुर खांसी किसको दर्शाती है, यानी बच्चों में जो कुकुर खांसी होती है किस रोग को दर्शाती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पर्टिसिस को दर्शाती, किसको, पर्टिसिस को। ठीक है, कुकुर खांसी यानी पर्टिसिस। इसमें आगे बात कर लेते हैं पर्टिसिस क्या होता है, तो पर्टिसिस जो है एक तीव्र श्वसन पथ संक्रमण जिसे सिडेनहैम द्वारा पर्टिसिस के रूप में वर्णित किया गया था। इसे पर्टिसिस का नाम किसने दिया, तो सिडेनहैम ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके साइंटिस्ट है। इसमें आगे बात करें, जिसका अर्थ तीव्र खांसी है, यह कुकुर खांसी के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि अधिकांश संक्रमित व्यक्ति हूप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए यह कुकुर खांसी के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गहरे पीले दस्त की विशेषता है, यानी गहरे पीले रंग की अगर आपको दस्त होती है उसकी विशेषता क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उसमें होता है आंत्र ज्वर। ठीक है, क्या होता है, तो आंत्र ज्वर में गहरे पीले रंग की जो की दस्त होती है। ठीक है, किसमें, आंत्र ज्वर में। फिर इसमें आगे बात करें, आंत्र ज्वर शब्द में टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार दोनों शामिल होती हैं, यानी आंत्र ज्वर किसे कहते हैं, तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों को आंत्र ज्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, टाइफाइड इंग्लिश है और आंत्र ज्वर जो है हिंदी वर्ड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का प्रकार कौन सा होता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि एनाफ्रीज जो मादा मच्छर है इसके द्वारा ही मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो प्रोटोजोवा प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोवा इसमें होता है प्लाज्मोडियम होता है, मुख्य रूप से मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी जो है यकृत और प्लीहा पर हमला करते हैं। जो इसमें प्रोटोजोवा पाया जाता है प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से यह फैलता है मलेरिया। तो यह क्या करता है कि अपनी जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं और यकृत प्लीहा इन पर हमला करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में आमतौर पर कौन सा रोग होता है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है सीओपीडी, इसे आमतौर पर कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए की बात करें, अस्थमा भी होता है, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी वात स्फीति यानी कि एम्फाइजीमा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर सीओपीडी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसे एक ऐसे रोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि प्रगतिशील वायु प्रवाह सीमा की विशेषता है जो पूरी तरह से प्रतिवर्ती नहीं है। वायु प्रवाह की सीमा आमतौर पर प्रगतिशील होती है और यह फेफड़ों के हानिकारक कणों या गैसों की असामान्य सूजन प्रक्रिया से संबंधित होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, ट्रेकोमा किसका रोग है, यानी ट्रेकोमा जो है इनमें से किसका रोग है, आंख, नाक, गला, कान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी ट्रेकोमा आंख का रोग है। ठीक, जिसमें आगे बात कर लेते हैं, तो ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित रोग है। ट्रेकोमा कैसा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है और जो आंखों को प्रभावित करता है, यह जीवाणु जीवाणु की बात करें कौन सा जीवाणु होता है, तो क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस जो है इस जीवाणु का नाम है। क्या नाम है, तो क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलती, यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जो बाकी रोग हैं, तो इसमें और टाइफाइड जो है जल जनित रोग है। क्या है, जल जनित। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है कौन कौन से रोग किसके हवा के द्वारा कौन से फैलते हैं, कौन से जल के द्वारा।
तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी वायु जनित रोगों की बात करें तो जो सामान्य जुकाम हो गया, निमोनिया होगा और क्षय रोग जो है ये सारे वायु जनित रोग होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, यानी विडाल टेस्ट जो है किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मोतीझरा रोग को पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं विडाल टेस्ट के बारे में। तो यह समूहन परीक्षण है जिसका उपयोग टाइफाइड बुखार में, टाइफाइड यानी कि मोतीझरा रोग इसे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मोतीझरा और इंग्लिश में टाइफाइड। टाइफाइड बुखार में ओ और एच प्रतिजन के खिलाफ संश्लेषणात्मक प्रतिरक्षी स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस रोग की शुरुआत के बाद 6 से 8 दिनों में प्रतिरक्षी और 10 से 12 दिनों में एच प्रतिरक्षी दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको पता लगाने के लिए जो विडाल टेस्ट है वो किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। किस प्रोटीन की कमी से इडिमा नामक रोग होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से तो क्वाशियोरकर रोग होता है, लेकिन किस प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन की बात कीजिए, किस प्रोटीन की कमी से इडिमा नामक रोग होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है इसकी कमी से इडिमा नामक रोग होता है, ठीक। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं, यदि एल्ब्यूमिन नामक रक्त प्रोटीन बहुत कम हो जाता है बॉडी में तो तरल पदार्थ बना रहता है और विशेष रूप से पैरों, टखनों और निचले पैरों में इडिमा शोफ जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया पक्षियों की आबादी में रोग का प्रकोप है, यानी कि ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है जो पक्षियों की आबादी के रोग का प्रकोप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एपोर्निथिक जो होता है, एपोर्निथिक, यह पक्षियों की आबादी में एक एपिडेमिक महामारी होती है। कौन सी? एक एपिडेमिक यानी कि महामारी होती है पक्षियों में, एपोर्निथिक, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है, आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डेंगू जो है वेक्टर जनित बीमारी होती है। वेक्टर जनित रोग का तात्पर्य डंक वाले संधिपाद जो प्रजाति से फैलने वाली बीमारी होती है वेक्टर जनित होती है, ठीक है। इसमें और आगे बात करें तो संधिपाद क्या होता है, तो ये मच्छर, किलनी, ट्राइटोमाइन, कीड़े, बालू मक्खी और काली मक्खी इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये वेक्टर हैं, इनके वाहक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग घरेलू मक्खी द्वारा संचरित नहीं होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी पीत ज्वर जो है यह घरेलू मक्खी द्वारा संचरित नहीं होता है, ठीक। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं पीत ज्वर क्या है। तो पीत ज्वर जो है एक विषाणु जनित रक्तस्रावी रोग है जो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में और मनुष्यों के बीच पीत ज्वर के संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। फिर टाइफाइड की बात करें, यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है, ठीक, गंभीर रोग है। फिर कॉलरा की बात करें यानी कालरा, तो एक तीव्र अतिसार रोग है जो विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के आंत से संक्रमण के कारण होता है, यानी कि इसमें अगर हम जीवाणु की बात करें तो विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु होता है, ठीक। और पेचिस की बात करें, यह दस्त है जिसमें बार बार खून के साथ मल आता है, ठीक है, ये पेचिस होता है। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो किनके द्वारा किया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन थे, यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का जन्म और मृत्यु होता है उसका पंजीकरण किया जाता है, किसके माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से। इसमें आगे बात करते हैं तो आरबीडी अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु के लिए रजिस्ट्रार एक नियुक्त किए जाते हैं जिसमें नगर पालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर यह क्षेत्र शामिल होता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए गए कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है। जो कोल्ड चेन सिस्टम है किसकी प्रक्रिया होती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वैक्सीन का संरक्षण करना कोल्ड चेन सिस्टम की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं भारत में मातृ रुग्णता का सबसे आम कारण क्या है, यानी कि भारत में जो है मातृ रुग्णता की सबसे आम कारण क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, ठीक। इसमें आगे बात करते हैं मातृ रुग्णता। मातृ रुग्णता का अर्थ है गर्भावस्था के दौरान किसी भी बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की दर होती है, ठीक। और इसमें आगे बात करें तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य जो सीमा होती है 10 से 15% तक होती है। इस सीमा के नीचे महिला को रक्त अल्पता यानी एनीमिया से पीड़ित माना जाता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से डैश डैश को छोड़कर हाइपरटेंशन के लिए अपरिवर्तनीय जोखिम कारकों में सभी शामिल हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मोटापा को छोड़ के आयु, लिंग और जेनेटिक कारक जो है सारे शामिल हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निम्नलिखित में से किसके साथ बेहतर समन्वय होना चाहिए। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनका किसके साथ बेहतर समन्वय होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर इसमें बात करें ऑप्शन है ग्राम पंचायत से भी, धार्मिक प्रतिनिधि से भी और गैर सरकारी संगठन इन सभी से अच्छा संपर्क होना चाहिए, ठीक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि सीओपीडी से पीड़ित रोगी के
नैदानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। सीओपीडी से पीड़ित रोगी के नैदानिक प्रबंधन का लक्ष्य है कि सामान्य स्वास्थ्य में उसके सुधार आना चाहिए। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं। सीओपीडी का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिकल पल्मोनरी डिजीज है, जो एक प्रकार की श्वसन स्थिति है जिससे मरीजों को सांस लेने में मुश्किल होती है। यह एक पुरानी बीमारी है जो समय के साथ बिगड़ती जाती है और फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। किसको नुकसान कर पहुंचाती है? तो फेफड़ों को। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया कि मनुष्य के भोजन में निकोटीनिक अम्ल की अल्पता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यानी पेलाग्रा जो होता है, यह मनुष्य में निकोटीनिक जो अम्ल है इसकी कमी के कारण होता है। ठीक, फिर इसमें आगे बात करते हैं। नियासिन की कमी, नियासिन यानी कि विटामिन B9 की बात की जा रही है, पेलाग्रा होता है, जो एक प्रणालीगत बीमारी है। पेलाग्रा का विशेषता 4D है। ठीक, पेलाग्रा का विशेषता 4D होती है, अर्थात दस्त, त्वची शोध, मनोभ्रंश और मृत्यु। अतः विकल्प 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस केंद्र डैश डैश द्वारा चलाया जाता है। जो आईसीडीएस केंद्र है वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है इनके द्वारा एकीकृत बाल सेवा जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, इन्हीं लोग का आपको सुपरवाइजरी करनी है, इसी के लिए पोस्ट आई है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है इन्हीं की सुपरविजन आप लोग को करना है, इन्हीं को गाइड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। तो आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 या दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है, जो बाल स्वास्थ्य, भूख, कुपोषण और इसमें संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। आईसीडीएस योजना के तहत व्यक्ति और संगठित स्वास्थ्य सेवा के बीच की खाई को पाटने और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य और शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1000 की जनसंख्या को एक प्रशिक्षित व्यक्ति आवंटित किया जाता है। यह व्यक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। ठीक है, होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है HBV वाहक चरण कितने माह का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन से यानी 9 माह का होता है। कितने माह का? 9 माह का। इसमें आगे बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है, जो एक आंशिक रूप से द्विरज्जुक परिपत्र डीएनए जीनोम युक्त एक परिग्रहित विषाणु होता है और यह हेपाडना वायरस कुल में वर्गीकृत है। किस कुल में वर्गीकृत है? तो हेपाडना वायरस में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग कपास के रेशे की धूल के अंतःश्वसन के कारण होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वाइसिनोसिस जो होता है, वाइसिनोसिस। यह रोग कपास जो होता है उसके रेशे की धूल की वजह से होता है। ठीक है, अंतःश्वसन से। उसका जो रेशा होता है, जो लोग कपास की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका जो श्वसन होता है वो रेशे के रूप में उस श्वसन में चला जाता है, जो कि अंतःश्वसन होता है। तो रोग जो है उन्हीं लोग को होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिया गया है कि एचआईवी रोग के उपचार के लिए संयोजन चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह दवा संख्या 1 के प्रतिरोध के बावजूद दवा संख्या 2 के प्रतिरोध के उद्भव को रोकते हुए दवा संख्या 1 द्वारा प्राप्त निरंतर लाभ का कारण बनता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गैस्ट्रो एसोफेगनल जो होता है रिफ्लेक्स रोग GERD निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित करता है? जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स रोग होता है वह किस जो अंग है उसको प्रभावित करता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी निम्न जो ग्रसिका अवरोधनी है इसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि MMR वैक्सीन की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 9 माह में जो MMR की वैक्सीन है वो पहली खुराक उसकी 9 माह के बच्चे को दी जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 14 दिया गया भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पंचायती राज के रूप में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है भोरे समिति का गठन डैश डैश में किया गया, यानी भोरे समिति का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1943 में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुशासित प्रत्यक्षता प्रेक्षित उपचार अल्पक्रम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स जो होता है रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन से, यानी क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग जो होता है इससे संबंधित होता है डॉट्स। और डॉट्स की फुल फॉर्म की बात करें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी पूछे जा आपसे एग्जाम में इन सभी चीज़ों का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें आगे बात करें क्षय रोग क्या है? ट्यूबरक्लोसिस जिसे प्रायः टीबी के रूप में जाना जाता है, एक श्वसन रोग है
जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, टीकाकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको बढ़ाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अत्यधिक वसायुक्त मसालेदार और तैलीय व्यंजनों का सेवन करना, यह स्वास्थ्य होता है उसको बढ़ावा देने वाली जीवन शैली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा खाएंगे आप ये तैलीय मसालेदार चीज़ें तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो नैदानिक रोग की अनुपस्थिति में एक संक्रामक कारक के आश्रय देता है, यानी एक संक्रामक जो कारक है उसको आश्रय देता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वाहक। इसे क्या बोलते हैं? वाहक। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि हेपेटाइटिस रोग मानव के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो मानव के किस अंग को संक्रमित करता है, क्षतिग्रस्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि यकृत, लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है। इसमें आगे बात करते हैं, हेपेटाइटिस ऐसी स्थिति है जिससे प्रायः विषाणु जनित संक्रमण के कारण यकृत में सूजन होती है, लेकिन कुछ स्थितियों जैसी स्वप्रतिरक्षा रोग और अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का उपयोग भी इसका कारण बन जाता है। अत्यधिक शराब जो लोग पीते हैं उनका भी लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, इसमें आगे बात करें, विषाणु जनित हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। 5 प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई। तो जिन माताओं बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आई हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।